अच्छा जी, तो द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है कि हम मतलब मैंने पहले जब पूछा था तो एब्स्ट्रैक्ट लफ्ज़ का मतलब जो बताया था वही बताया था कि जिस तरह सी प्लस प्लस में एसटीएल हमने पढ़ा था, तो एसटीएल के अंदर हम क्लासेस ऐसी बनाते हैं कि जो जनरलाइज होती हैं, जिनके अंदर हर तरह का, हर डाटा टाइप का एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लोगों ने आंसर दिया था, जिसकी वजह से आई थॉट कि इट इज़ बेटर आई शुड आस्क यू गाइस कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठीक आंसर दिए, जिसना हुसैन ने कंसेप्चुअल बोला, तलाल ने मैथमेटिकल और लॉजिकल बोला, उस्मान ने एग्जिस्ट इन थॉट बोला, काशिफ ने बोला कि वर्चुअल या आइडिया होना चाहिए, हुसैन ने भी दोबारा वर्चुअल का वर्ड यूज़ किया, और हादिया ने बोला कि अपोजिट ऑफ कंक्रीट। हादिया ने एक्चुअली वो वाली डेफिनेशन बोली है कि जो मैंने आपको एसटीएल के रिलेशन में बताई थी। एसटीएल के रिलेशन में हमने ये बताया था कि अगर हम बात करें कि हमने इम्प्लीमेंटेशन जो की है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बनाई है, हमने सी प्लस प्लस में डिस्कस किया था कि हम बात करते हैं जेनेरिक क्लासेस की, कि जिनके अंदर किसी भी टाइप का एलिमेंट स्टोर हो सके। हम उसको इनिशियलाइज करते थे, और इनिशियलाइज करके हम उसके अंदर डाटा स्टोर करते थे। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है, हम इस डेफिनेशन से थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जो हमारा कोर्स होता है डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स, इसके अंदर हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मीन्स समथिंग कंसेप्चुअल। ठीक है, जिसके बारे में हमने डिजाइन बनाया है, हमने अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमने भी उसका कोड नहीं लिखा। ठीक है, तो जो हम बीच में बाइफर्केशन कर रहे हैं, या जो हम डिफरेंस बता रहे हैं, वो डिफरेंस हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो हम जिस चीज की बात करें, वो चीज अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। समथिंग कंसेप्चुअल, जो चीज माइंड में है, समथिंग जिसका डिजाइन हमारे पास अवेलेबल है, समथिंग जिसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास लिखी हुई है, पेज पे कुछ बना के हमने लिखा हुआ है कि ये कैसा होगा। ठीक है, किसी चीज का हमारे पास एक ब्लूप्रिंट मौजूद है, किसी चीज का हमारे पास मैप मौजूद है, हमने उसका, जैसे होता है ना कि बिल्डिंग का बनाने से पहले बिल्डिंग का एक मैप बनता है। ठीक है, वो मैप बनाने के लिए आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और आप उसे कहते हैं जी कि मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बता के उससे सोल्यूशन मांगते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मुझे एक ऐसा, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग चाहिए जिस बिल्डिंग के अंदर हमारे पास मे बी हम जब किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं बिल्डिंग बनवाने के लिए, घर बनाने के लिए, या कोई इस तरह की चीज, तो हम कहते हैं कि जी हमें इसका पहले डिजाइन बताएं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि वी वांट कि हमारा इतने रूम्स होने चाहिए। ठीक है, रूम्स इतने साइज के होने चाहिए, अच्छा स्पेशियस होने चाहिए, या बीच में लाइट अच्छी होनी चाहिए, या हम चाह रहे हैं कि हमारी मे बी इंसुलेशन इस तरह से हुई हो कि हीट को कंट्रोल किया जाए। हीट हम नहीं चाहते कि बाहर से एंटर हो सके। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि सारे रूम्स आपस में कनेक्टेड हों या ना हो। ठीक है, हम चाहते हैं सेंट्रल हॉल मौजूद हो या ना हो। अच्छा, मीटिंग रूम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लासरूम्स अगर बनने हैं तो कैसे बन, तो ये सारी चीजें पहले एक डिजाइन बनता है जो कि पेजेस के ऊपर होता है, जिसके ऊपर सब लोग एग्री करते हैं कि जी ऐसी चीज बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये जो चीज है, दिस इज एट एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल, एट अ कॉन्सेप्चुअल लेवल, या एज एट अ डिजाइन लेवल। ठीक है, तो जब आपने डिजाइन लेवल पे या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीज बना ली है ना, अब वो चीज अगर कोई भी बंदा, अब आप चाहें तो बहुत किसी टॉप क्लास कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास चले जाएं, आप चाहें तो जाके एक ठेकेदार पकड़ के लिए आए, आप चाहें तो मजदूरों को खुद लगा के खुद डिजाइन देखना शुरू कर दें कि ये जो भी दीवार खड़ी कर रहे हैं या जो भी स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जो भी बीच में जो इसकी स्ट्रेंथ के लिए मटेरियल ऐड हो रहा है, ठीक है, वो मटेरियल ठीक से डाल रहे हैं या गलत डाल रहे हैं, क्योंकि आपने पेज पे लिखा हुआ है कि मुझे इस तरह की चीज चाहिए। तो इवेंचुअली सारे लोग जो काम करेंगे, अगर वो हमारे डिजाइन को फॉलो करेंगे जो हमने उनसे बनवाया है, तो वो एग्जैक्टली एक ही चीज बना के देंगे। ठीक है, जो फर्क हो सकता है, फर्क ये हो सकता है कि अगर आप किसी बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी को देते हैं, तो मे बी उनके पास बहुत अच्छी मशीनरी है, उनके पास लेबर ऑलरेडी अवेलेबल है, उनके पास मे बी सारा का सारा मटेरियल भी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो फौरन से आपको बिल्डिंग पे काम करना शुरू करके दे सकते हैं।
जबकि अगर आप लोकली खुद किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं या खुद बनवाना शुरू करते हैं बिल्डिंग को, तो उस केस में आपको सारी चीज़ें पहले अरेंज करनी पड़ेंगी, आपको ये चीज़ें रेंट आउट करनी पड़ेंगी, रेंट आउट करने के बाद आपको उसके लिए मजदूर लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है? आपको सारा जो अमला है वो खुद से अरेंज करना पड़ेगा। इवेंचुअली जब आप काम शुरू करेंगे तो शायद उसमें टाइम बहुत ज़्यादा पहले से ही स्पेंड हो गया हो, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो किक ऑफ होने में बहुत सारा टाइम ले सकता है, ठीक है? तो वो जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात हुई थी, वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जब बात आई, ठीक है? तो दो जो बीच में हमने डिवाइड खड़ी करनी है, वो कॉन्सेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में बात करनी है। तो कॉन्सेप्ट वाली टाइप पे जब बात हो रही है तो हम डिजाइन और एब्स्ट्रैक्ट पे बात कर रहे हैं। जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कोई भी कर सकते हैं जब डिजाइन एग्री कर चुके हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन में फिर मसले क्या आ सकते हैं कि अगर हम एक बंदे से कराएं तो स्लो हो सकती है, ज्यादा टाइम ले सकती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरे से कराएं तो शायद जल्दी हो सकती है, अच्छे डिजाइन के मुताबिक, अच्छे कोडिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक हो सकती है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इवेंचुअली आउटपुट जो दे रही होगी वही होगी जो हमारे डिजाइन में लिखी है। ठीक है, इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं? क्या कहते हैं जी? ठीक है, तो हम यहाँ पे बस ये आज के लेक्चर में हमने टोटली यही डिस्कस करना है कि हम जब डिजाइन बनाएंगे, जब हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात करेंगे तो हम किस तरीके से बात करेंगे, जब हम उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल से ला के इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे तो हम फिर क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे और किस तरह से हम उस चीज को लेकर चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो एक पिक्चर बनी हुई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है जो कि आपको बता रही है कि किस तरीके से डिजाइन को हम इम्प्लीमेंटेशन से अलग करते हैं। जो आपका यूजर है वो यूजर आपका डील करता है इंटरफेस के साथ। इंटरफेस का मतलब ये है कि आपने एक इस तरह की चीज मांगी है जो कह रहे हैं कि आपने कहा कि इसमें कुछ ऑपरेशंस होने चाहिए। ठीक है, ऑपरेशंस क्या होने चाहिए कि इसमें एक ऑपरेशन होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए सर्च, इसमें एक ऑपरेशन होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए इंसर्ट, ठीक है, इसमें एक ऑपरेशन होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए डिलीट, एक ऑपरेशन होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए एडिट। सही है, तो आपने ये चार ऑपरेशन बता दिए, साथ आपने बता दिया कि इन चार ऑपरेशंस के एग्जैक्टली क्या इनपुट होगी और एग्जैक्टली क्या आउटपुट आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इस बात पे एग्री कर चुके हैं, आपने एक पेज पे लिख लिया है, उसके बाद आप किसी भी प्रोग्रामर से कहें जी कि इसको इम्प्लीमेंट कर दे, तो प्रोग्रामर चाहे उसे किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करे, किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करे, आपका यूजर आके सिर्फ वो चार फंक्शन में से किसी एक को कॉल करेगा। नीचे कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुई है उससे आपको गर्ज नहीं है। तो ये आ गया इंटरफेस इज वो डिजाइन जो आपने एग्री किया था, और इम्प्लीमेंटेशन इज के किस लैंग्वेज में किस कोड के थ्रू ये काम अचीव हो रहा है, गोल अचीव हो रहा है। ठीक है, तो इंटरफेस डिजाइन जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग जो कि आप सीख चुके हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से आती है। आपने C++ के अंदर पीएफ के कोर्स में भी पढ़ी और आपने रूट के कोर्स में भी पढ़ी है, तो वो कोडिंग आपको बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, तो ये जो डार्क वाला पार्ट है, ये जो बीच में इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, ये आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन ये जो इंटरफेस वाला पार्ट है, ये हमारे इस कोर्स का बहुत क्रूशियल वो एक कंटेंट है। ठीक है जी, कोसाइन मैं इसके ऊपर मजीद अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो पिक्चर बनी है ये थोड़ी सी मे बी अभी इसमें बहुत सी चीजें और भी डिस्कस होने वाली है। ठीक है, तो हम आहिस्ते आहिस्ते इसकी तरफ जाते हैं कि इंटरफेस फॉर यूजर्स का मजीद मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो थ्योरी लिखी हुई है उसका मतलब ये है कि हम करेंगे क्या कि हम जब भी कोई चीज डिजाइन करेंगे, कोई डाटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो हम कहेंगे जैसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह की स्टोरेज चाहिए। यूजर ने हमें अपना प्रॉब्लम बताया, उसने कहा कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी बैंक में जो ट्रांजैक्शन है वो करनी है। ठीक है, किसी और यूजर ने कहा नहीं मैंने मोटरवे से लाहौर जाना है, तो मुझे मोटरवे पर जो टिकट लेना है उसके लिए कोई सिस्टम बनाना है। ठीक है, किसी बंदे ने कहा अच्छा मेरे पास मैं प्रॉपर्टी में काम करता हूँ तो मैं घरों को रेंट करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम हो कि जब मैंने किसी एरिया में घर रेंट कर दिया तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड रहे कि मैंने ये घर कितने में किसको रेंट आउट किया। ठीक है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये यूजर ने आपको बताई है कि ये रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए। आपने कहा अच्छा चलिए ठीक है जी, जो आपने रिक्वायरमेंट बताई है इसका मतलब ये है कि यू नीड के अगर आप एक टिकट दे रहे हैं किसी को, ठीक है, ओवरऑल थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल को थोड़ा सा लिमिट करते कि हम टिकट की बात कर रहे हैं, तो अगर यूजर ने कहा है कि मुझे किसी बंदे को किसी चीज के अगेंस्ट टिकट देना, आपने कहा अच्छा ठीक है, मुझे बात समझ आ गई। अब मैं देखता हूँ कि आप ये जो टिकट दे रहे हैं, ये टिकट आप दे रहे हैं मोटरवे के ऊपर, ठीक हो गया जी। ये टिकट मोटरवे पे अगर दे रहे हैं तो एक बंदे को नहीं दे रहे हैं, यकीनन आप मल्टीपल लोगों को दे रहे हैं, और वो लोग शायद रोजाना के हिसाब से थाउजेंड्स में चले जाते हैं।
ठीक है जी, मुझे ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब आपने उस टिकट से करना क्या है? तो जो यूजर है वो आपको बताता है, अच्छा मैंने वो जो टिकट सेल किया था, मुझे उसका रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि बाय द एंड ऑफ द डे मुझे एग्जैक्टली पता हो कि मैंने कितनी कार्स यहाँ से पास हुई हैं, उनको कितने टिकट दिए, कितनी कितनी अमाउंट के टिकट दिए, ताकि मैं एंड पे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को कोई टैक्स पास कर सकूं। मुझे पता हो कि मैंने कितने पैसे आज बनाए हैं, कितने पैसे मेरे पास आए हैं, इन पैसों के अगेंस्ट मैंने कितना टैक्स देना है, या मे बी मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या बनता है। आपने कहा ठीक है। तो यानी कि आपका जो मेजर ऑपरेशन है वो इसके बाद ये है कि पहले तो आपने ये सारे टिकट्स की अमाउंट अपने पास स्टोर करनी है। ठीक हो गया? उसने कहा जी बिल्कुल यही चाहिए। आपने कहा अच्छा, अगर आपने अमाउंट स्टोर करनी है तो उसके ऊपर ऑपरेशन आपका है कि बाय द एंड ऑफ द डे आपने इस पूरे के पूरा जो आपका ऑपरेशन एक दिन का हुआ था, इसको समराइज करना है, या इसको आपने एक्यूमुलेट करके एक वैल्यू जनरेट करनी है। तो उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। आपने कहा यानी कि आपको सारा डाटा जो आपके पास स्टोर हुए उसे एक दफा रीड करना है, रीड करते हुए आपने उसमें वैल्यूज को एड अप करते जाना, इवेंचुअली आपको एक वैल्यू रिजल्ट में चाहिए। दिस इज द कंप्लीट रिक्वायरमेंट जो यूजर को चाहिए। आपने कहा ठीक है। और मुझे आइडिया ये हो रहा है कि आपको रोजाना की शायद 10,000 या मे बी 5,000 या मे बी 1,000 से ज्यादा टिकट्स सेल नहीं कर सकते आप यहाँ। ठीक हो गया। तो आपने कहा ठीक है, मुझे समझ आ गई आपकी सारी इस प्रोसेस की। इसमें स्टोरेज है 1,000 एलिमेंट्स की, स्टोरेज है 1,000 एलिमेंट्स की, ये ज़हन में रखना है। ठीक है, पहली बात मैंने की है स्टोरेज की, स्टोरेज है 1,000 एलिमेंट्स की। और इसके साथ जो मेजर ऑपरेशन है, दैट ऑपरेशन इज कि बाय द एंड ऑफ द डे यू नीड टू read all the records one by one and generate one accumulated value. This is the operation on that storage. ठीक है? तो पहले बात की दी स्टोरेज जो चाहिए, और दूसरी बात की दी ऑपरेशन ऑन दैट स्पेसिफिक स्टोरेज, जो कि मेजर रिक्वायरमेंट है, या शायद द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर इज कि ही वांट्स टू रीड और ट्रेवर्स all the values and then generate an accumulated value by the end of the day. सही हो गया? तो दिस वाज द एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ अवर यूजर। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है जी, मैंने आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है राइट डाउन कर ली, मैंने इसके मुताबिक सब कुछ देख लिया। अब एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आपने कहा ठीक है, अगर इन्होंने मेजर ऑपरेशन ही इनका सारे डाटा को एक सीक्वेंस में रीड करने का है, ठीक है, तो मुझे मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेमोरी में मेरे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। अगर मैं मेमोरी एलोकेट करूँ तो पहला ऑप्शन है कि कंटिगुअस मेमोरी एलोकेट कर सकता हूँ। सही है। आपने कहा अच्छा, अगर मैं कंटिगुअस मेमोरी एलोकेट करूँ तो मुझे एक बड़ा सा मेमोरी का चंक अवेलेबल चाहिए रैम के अंदर हर वक्त। ठीक है, कितनी मेमोरी का चाहिए आप? फिर आपने सोचा अच्छा, यूजर ने कहा था 1,000 या मे बी मैक्सिमम 5,000 कह देते हैं। ठीक है, लिमिट इज 5,000। तो मैक्सिमम 5,000 एलिमेंट्स स्टोर करने। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स इज जस्ट अ नंबर, अ वैल्यू, जिस अमाउंट का वो टिकट था। हमने कहा ठीक है यार, अगर मुझे 1,000 और 5,000 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो इट्स वेरी इजी। इतनी स्पेस तो मेरी रैम में हर वक्त अवेलेबल हो सकती है, ये कोई इतनी बड़ी चैलेंज नहीं है। तो कंटिन्यूअस स्टोरेज चल जाएगी। आपने कहा ठीक है। और ये जो कंटिन्यूअस स्टोरेज है, इसके ऊपर आप देखो, जो अगर मैं कंटिन्यूअस स्टोरेज करूँ तो जो ऑपरेशन है, इज दिस कंटिन्यूअस स्टोरेज सपोर्टिंग दैट ऑपरेशन और नॉट? ऑपरेशन था रीडिंग का वन बाय वन। हमने कहा ये तो बहुत कम, बिल्कुल जब कंटिन्यूअस स्टोरेज होती है तो मैं तो सिंपल एक एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट पे +1 करके चला जाता हूँ। ठीक है, ये एलिमेंट पे जाना बहुत आसान है नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरे अदर वे अराउंड आप ये भी सोच सकते थे कि अच्छा, दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मैं, अगर ये स्पेस बहुत ज्यादा हो जाती, ठीक है, तो उस केस में मैं ऐसा कर सकता था कि ये जो स्टोरेज है इसको कंटिन्यूअस ना रखता। हमने कहा यार ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं? जहन में आपके ये ख्याल आया कि अभी यूजर ने जो 1,000 या 5,000 की बात की है, मे बी जैसे पाकिस्तान में वी हैव दिस ह्यूज प्रोजेक्ट सी पैक। तो अभी पाकिस्तान अगर कोई बंदा बैठ के सोच रहा हो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, वो किसी अच्छा ठीक है, हम नए रोड्स भी बना रहे हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, हम बहुत ज्यादा चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मे बी हमारे जो रोड्स हैं इन पे हर रोज की ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगी बाय 5,000 व्हीकल्स अ डे। ठीक है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो आपको आइडिया हुआ कि नहीं जी, ये तो बहुत बड़ी बात होगी है, ये तो इतना छोटा काम नहीं है, यहाँ पे तो बहुत बड़े बिजनेस हब बन गए। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं रही, यहाँ पे तो चाइना भी, और साथ पूरा यूरोप, टर्की वाली साइड से ये तो पूरी एक वन बेल्ट बन गई है, वन बेल्ट वन रोड के नाम से प्रोजेक्ट के हम पार्ट बन गए। हमने तो इतने बड़े लेवल पे सोचा ही नहीं था। यहाँ पे तो शायद हर रोज के हिसाब से हमारे पास 10,000 या 20,000 व्हीकल्स अ डे पास होते हैं आप हमारे रोड्स पे से ना।
तो जो आपने पहले कंटिन्यूअस स्टोरेज की बात की थी, जो कि शायद 1000 या मैक्सिमम 5000 एलिमेंट्स के लिए बड़े अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग करता था, मजबूरी में आपको लगा कि अगर ये बहुत बड़ा हो गया, अगर ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो गया, इस पे इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गए, जो उन्होंने अभी एनविजन नहीं किए, बाद में कर सकते हैं। तो उस केस में तो वो उन्हें जो मैं कंटिन्यूअस स्टोरेज वाला सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये सॉल्यूशन कोई बेहतर सॉल्यूशन नहीं होगा। कंटिन्यूअस स्टोरेज फेल हो जाएगा। तो आपने दूसरा अल्टरनेट ये सोचा कि नहीं, मैं ऐसा करूँगा कि मैं एक चंक ऑफ मेमोरी एक जगह एलोकेट करूँगा, दूसरा चंक ऑफ मेमोरी दूसरी जगह एलोकेट कर सकता हूँ, तीसरे चंक ऑफ मेमोरी तीसरी जगह एलोकेट कर लूँ। लेकिन ट्रिक ये होनी चाहिए कि ये सारे आपस में कहीं न कहीं कनेक्टेड होने चाहिए, कि अगर मैं सारे डाटा को प्रोसेस करना चाहूँ, तो एक एलिमेंट से दूसरे और दूसरे से तीसरे और तीसरे चौथे पे जाने का कोई ना कोई कनेक्शन मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो इसे आप लिंक्ड स्टोरेज कहते हैं। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन आ गए। अब इनका लिंक स्टोरेज का फ़ायदा ये होगा कि कल को जब इनका बिज़नेस बड़ा होगा तो इन्हें डेफ़िनिटली लिंक स्टोरेज ही चाहिए। अभी जब इनका बिज़नेस छोटा है तो इन्हें समझ नहीं आ रही, ये कम डाटा एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो शायद हमारे पास कंटीग्युअस स्टोरेज भी चल जाएगी। अब एज़ अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या एज़ अ डिज़ाइन आर्किटेक्ट आप लोग ये सोच रहे हैं, ठीक है? यानी कि इस स्पेसिफिक कोर्स में जो चीज़ आप सोच रहे हैं, वो डिज़ाइनिंग सोच रहे हैं इस पे ना। तो आपने कहा ठीक है, मेरे पास अब 2 सॉल्यूशंस हैं, लेट्स गो टू द कस्टमर अगेन एंड आस्क हिम कि व्हाट डू यू से ऑन दिस ऑब्जर्वेशन। तो आपने क्लाइंट से पूछा, उसने कहा यार चलें बात की बाद में देखेंगे, आपकी बात ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आई वांट कि मेरा सिस्टम इतना अच्छे तरीके से बिहेव करे कि मैं अगर अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरे क्लाइंट ज्यादा होंगे ना। अगर ये सिस्टम शुरू में ही फेल हो गया, आपने कोई इस तरह की चीज बना दी जो कि स्लो हो गई स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या स्लो हो गई एंड पे सारे डाटा को प्रोसेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे तो शुरू में ही मेरा काम पूरा नहीं होगा जब कम मेरे पास कस्टमर्स हैं। तो मुझे आप ये जो फास्ट है ना ऑपरेशन, वो होना चाहिए आपकी एक्सेस का ऑपरेशन। अब देखा ठीक है जी, मुझे यूजर की तरफ से एक फाइनल से मिल गई है, तो व्हाट आई वांट नाउ इसके लिंक स्ट्रक्चर नहीं बनाता, मैं अभी कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बना देता हूँ। बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे, दोबारा से कुछ करेंगे, चेंज करेंगे अपने सिस्टम को, लेकिन उस वक्त तक यूजर को जो चीज रिक्वायर्ड है वो ऐसी चीज रिक्वायर्ड है जो कि एक्सेस को या सर्चिंग को फास्ट बनाती है। तो आपके जिम्मे बिल्कुल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि द यूजर नीड्स अ कंटिन्यूअस स्टोरेज जिसके ऊपर ऑपरेशन एक्सेस का फास्टेस्ट होना चाहिए। अब आपने ये चीज एक पेज पे राइट डाउन कर दी और जो दूसरी ऑप्शन थी वो आपने डिस्कार्ड कर दिया, आपने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपके पेज पे एग्जैक्टली लिखिए आई नीड कंटिन्यूअस स्टोरेज एंड द कॉमन ऑपरेशन दैट शुड बी एफिशिएंट इज सर्च ऑपरेशन। अब ये जो आपने लिख लिया अपने पेज के ऊपर, दिस इज द डिजाइन ऑफ द सॉल्यूशन। ये लेके चले जाए आप किसी भी प्रोग्रामर के पास, दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ, किसी भी लैंग्वेज के एक्सपर्ट या ऐसे प्रोग्रामर्स जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम कर सकते हैं, आप जाकर उन्हें डिजाइन पकड़ा देने के जी मुझे इस तरह की चीज चाहिए जो कि इतने एलिमेंट्स को स्टोर कर सके और उसमें सर्च ऑपरेशन एज एफिशिएंट एज पॉसिबल होना चाहिए, या एक्सेस ऑपरेशन एज एफिशिएंट एज पॉसिबल होना चाहिए, तो आप इसमें कंटिन्यूअस स्टोरेज बना देंगे। ठीक है, अब वो प्रोग्रामर चाहे पाइथन में कोड लिखे, चाहे सी प्लस प्लस में कोड लिखे, चाहे उसके बहुत पुराना प्रोग्रामर है कोई फोर्ट्रान या पास्कल में कोड लिखे, जिस भी लैंग्वेज में कोड लिखेगा वो कोड इनपुट भी वही लेगा, यानी कि 1000 एलिमेंट्स के लिए कंटिन्यूअस स्टोरेज बनाएगा, स्टोरेज इस तरह की बनाएगा, और उसके ऊपर ऑपरेशन सर्च का होगा तो सी प्लस प्लस में हो सकते हैं आप लूप लगा लें, पाइथन में हो सकते हैं आप एक बड़ी एफिशिएंट लूप लगा लें। लेकिन आप जब बात करेंगे किसी और ऐसी लैंग्वेज में, प्रिमिटिव लैंग्वेज की, तो हो सकता है लूप ना लग सके, आप में भी उसमें एक एक वैल्यू को वन बाय वन प्रोसेस करने के लिए बहुत बड़ा सा कोड ब्लॉक लिखें जो कि आपका लिखना आसान ना हो, ठीक है। लेकिन जो अच्छा प्रोग्रामर होगा वो आपको बता देगा अच्छा अगर इस डिजाइन के मुताबिक सोल्यूशन चाहिए, मेरा ख्याल है बेस्ट चॉइस कि आप में भी पाइथन में कोड लिखें। आप कहते हैं यार मुझे नहीं पता, आप लिख के दे दो मुझे, वो लिख के आपको दे देगा, ठीक है। अब आपका पॉइंट क्या था कि आपने जो डिजाइन दी है, अब किसी भी लैंग्वेज में कोई भी बंदा कोड करके दे देगा, उसमें कोड करने के अपने प्रोज एंड कॉन्स होंगे, लेकिन आपकी इनपुट और आउटपुट बिल्कुल मैच करेगी जो यूजर ने आपसे मांगी। ठीक हो गया। दिस इज व्हाट आई मीन बाय द इंटरफेस, यानी कि यूजर ने जो मांगा उसमें क्या क्वालिटीज थी, क्वालिटी थी कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन आपकी होनी चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए कंटिन्यूअस, और आपका ऑपरेशन होना चाहिए सर्च। ये 2 चीजें बनानी है, बनाने के लिए आपने दी थी। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें 2 चीजें बनी है। द फर्स्ट थिंग इज स्टोरेज, द सेकंड थिंग इज द ऑपरेशंस ऑन द डाटा। ठीक है, ये चीजें अगर हम डिफाइन कर लेते हैं तो हमारी
एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बन जाती है। तो जो स्लाइड पे लास्ट में लिखा हुआ है, व्हाट इज द फोकस, हाउ इज नॉट द फोकस, क्या करना है ये लिखना जरूरी है। होगा कैसे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये हमारे इस कोर्स का फोकस नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये मतलब है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स का। तो आई होप कि अभी ये जो पिक्चर पे लिखा हुआ है ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं, कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। तो आपने अगर बात करनी है नंबर्स की, सब लोग इस पॉइंट तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क नाउ इफ यू हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, और आई हैव मल्टीपल स्क्रीन्स नाउ, तो आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं, म्यूट करने या अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। So if you have any questions, you can ask. चलिए, अब मैं मजीद इसी कॉन्सेप्ट को मजीद एलेबोरेट करूंगा कुछ डिफरेंट एग्जांपल से। तो पहली एग्जांपल ये है कि हमने अब कॉन्सेप्ट को अलग करना है इम्प्लीमेंटेशन से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है होल नंबर्स का। जो होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, सिंपली होल नंबर्स, वी नीड टू स्टोर होल नंबर्स, वी नीड टू प्रोसेस होल नंबर्स। ठीक है, तो अगर होल नंबर्स की बात करें तो व्हाट डू वी मीन बाय होल नंबर्स, ये जरा बताए कॉन्सेप्ट क्या है? कोई बच्चा बताना चाहिए? दानियाल, फहीम, आप बताओगे? द क्वेश्चन इज कि होल नंबर्स का क्या मतलब होता है? मैथमेटिक्स है ना, आपने पढ़ा हुआ है, तो व्हाट डू वी मीन बाय होल नंबर्स? एग्जैक्टली, ठीक है जी। तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स, नेगेटिव इंक्लूड होते हैं इसमें, ठीक है ना? ठीक है, तो आपने जीरो टू इन्फिनिटी कहा था, मेरा ख्याल है नेगेटिव से पॉजिटिव को भी बीच में सोचना चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो साथ ही आपने इंटीजर का वर्ड लफ्ज जो लिख दिया, ये इंटीजर्स का लफ्ज तो इतना कॉमन नहीं है, मेरा ख्याल है। कॉमन लफ्ज जो थ्योरी है, जो आप किसी भी में भी डिपार्टमेंट में किसी भी बंदे से बात करें, सिर्फ कंप्यूटिंग के बंदों से बात ना करें, तो होल नंबर्स उन्हें समझ आता है, मे बी इंटीजर्स उन्हें समझ नहीं आता। सही है, तो जब आप फॉर एग्जांपल किसी ऐसे बंदे के पास है जिसका सब्जेक्ट नॉलेज कुछ और है, तो उन्हें इंटीजर वर्ड का मतलब समझ नहीं होगा, उन्हें मतलब पता होगा होल नंबर्स का। क्वेश्चन रियल नंबर्स नहीं है, रियल नंबर्स इज टोटली डिफरेंट, वो डेसिमल पॉइंट वाला होता है। ठीक है, तो होल नंबर्स में हमने कह रहे हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। सही है, तो ये हमें पता चला कॉन्सेप्ट इस तरीके से कि हमने, अब अगर आप देखिए कि हमने विदाउट अ डेसिमल पॉइंट कुछ स्टोर करना है, तो क्या कैसे स्टोरेज बनना चाहिए? आपने कहा ठीक है, रेंज कितनी होनी चाहिए? डेसिमल तो, ये जो सॉरी होल नंबर्स हैं, ये तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो फिर किसी बंदे ने साथ ऐड कर दिया, अच्छा चलिए आप ऐसा कर ले कि मे बी रेंज है 65,000 समथिंग से लेकर माइनस 65,000 समथिंग से लेकर पॉजिटिव 65,000 समथिंग। आपने कहा ठीक है, इतनी सी वैल्यू स्टोर करनी है, तो ठीक है, मुझे पता है कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर होता है, तो मैं 4 बाइट्स का या 2 बाइट्स का मेमोरी चंक जो है इस एक एलिमेंट के लिए अपने पास रिजर्व कर सकता हूं। ठीक है, तो आपने स्टोरेज डिफाइन कर ली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो इस डाटा से थी। सही है, तो पहला स्टेप जो एडीटी का था वो हमने कर लिया। हमने इसको जब थोड़ा सा सोचा, इसकी रेंज को जब हमने फिक्स किया, तो नाउ वी कैन से कि हमें कितना स्पेस या किस तरह की स्पेस मेमोरी में चाहिए। तो हमने कहा जी कि वी नीड मे बी 2 और 4 बाइट्स फॉर दिस वैल्यूज, दिस रेंज ऑफ वैल्यूज। अच्छा, फिर आपने कहा अच्छा ये वैल्यूज तो ठीक है, आपने बता दी इस रेंज में स्टोर हो सकती है, लेकिन इनको करना क्या है वैल्यूज को स्टोर करके? तो फिर आपने किसी, मतलब ऑफ कोर्स मैथमेटिशियंस ने डिसाइड किया कि ये नंबर्स जो हैं, इनको सबसे जो कॉमन ऑपरेशंस हैं, मे बी लेमैन भी ये बात कर सकते थे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, ठीक है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस, दीज आर द कॉमन ऑपरेशंस दैट वी परफॉर्म ऑन होल नंबर्स। तो आपने कहा ठीक है जी, मुझे समझ आ गई। ये एक आपने पेज के ऊपर लिख लिया। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी डायग्राम्स बनती हैं, ठीक है, तो जैसे आपने मे बी ऊप में जब आपने काम किया था, तो आपने क्लास डायग्राम का जिक्र सुना था। तो इस तरह डॉक्यूमेंटेशन बहुत सी डिफरेंट तरह की होती है, बहुत सी डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली हम कह रहे हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिजाइन बना रहे हैं। तो आपने होल नंबर्स को जब डिफाइन कर दिया एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, तो आपने दो चीजें डिफाइन, ऑलवेज रिमेंबर हम दो चीजें डिफाइन करेंगे। नंबर वन इज
the mechanism of storage, and number 2 is the operations on that storage. ये दो चीजें जब आप डिफाइन कर देंगे तो आपने एडीटी डिफाइन कर दी है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिजाइन बना दी है किसी डाटा टाइप का। अब ये पुरानी एग्जांपल में वापस है कि हमने इस डिजाइन को बना के किसके पास जाना है, प्रोग्रामर के पास जाना है, कोडर के पास जाना है। आपने उसे कहना है कि भाई ये इम्प्लीमेंट कर दें, तो वो आपको किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके दे सकता है। तो इनफैक्ट ये जो इतनी कॉमन ये जो रिक्वायरमेंट है ये तो हर लैंग्वेज में ही है। तो C++ में इसका नाम है इंट, ठीक हो गया। किसी और लैंग्वेज में इसका नाम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये जब बात कर रहा हूं मैं इंट कहूंगा C++ में, तो ये बेसिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। जो पेज पे लिखा था वो डिजाइन था, ठीक हो गया, जिसमें दो चीजें लिखी थी। एक लिखा था कि किस तरह की स्टोरेज होनी चाहिए ताकि वो स्टोरेज किस चीज को एफिशिएंट बना सके, वो हमने लिखे थे ऑपरेशंस। तो स्टोरेज और ऑपरेशन मिला दिए हमने, तो डिजाइन बन गया। ये डिजाइन हमारे पास किसी पेज पे लिखे हुए टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है, किसी पिक्चर की सूरत में भी हो सकता है, किसी टेबल की सूरत में भी हो सकता है। आपने जाके किसी प्रोग्रामर को दिया और उसने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया किसी भी लैंग्वेज में, तो ये इम्प्लीमेंटेशन बन गई। जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। अभी हम देखते हैं कि उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखें यहाँ पे। अभी एग्जांपल उससे बाहर निकल गया जो डाटा स्टोरेज की हम सिंपल बात करते हैं। ये है फ्लाइट रिजर्वेशन, ठीक है जी। तो फ्लाइट रिजर्वेशन बेसिकली क्या है कि वी हैव अ लिस्ट ऑफ सीट्स, ठीक है। किसी भी फ्लाइट में हमारे पास एक नंबर ऑफ सीट्स होती है, ठीक है। तो वो नंबर क्या हो सकता है, उस पे आप पूछ सकते हैं फ्लाइट वालों से कितना होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक लिस्ट ऑफ सीट्स होनी चाहिए, ठीक है। और कॉमन ऑपरेशन उन पे है फाइंड एन एम्प्टी सीट if there is a seat available or not, and if a seat is available you can reserve that seat, ठीक है। तो जब भी कोई कस्टमर सीट रिजर्व करने के लिए आएगा, तो what you will do is you will search the entire list of the seats and find an empty seat for that person, ask if this seat is required to him. If he says yes, you reserve that seat for this specific customer, ठीक है। otherwise if there is a reservation, a person may want to cancel that reservation as well। तो ये ऑपरेशंस हमारे पास हैं टोटल। अब ये जो है ये हमारे पास फ्लाइट रिजर्वेशन का भी एडीटी बन गया। वी शुड हैव अ लिस्ट ऑफ सीट्स एंड द कॉमन ऑपरेशंस आर फाइंड अ सीट, रिजर्व अ सीट और कैंसिल अ रिजर्वेशन, ठीक है जी। तो ये हमारे कॉमन ऑपरेशन, तो हमने ये भी एडीटी डिफाइन की, ठीक है। तो एडीटी का पार्ट आपको समझ आ गया। सबसे पहले डिफाइन करें स्टोरेज को, फिर डिफाइन करें उसके ऑपरेशंस। तो ओवरऑल हमारे पास ये समरी बन जाती है हमारी इस डिस्कशन की कि वी शुड डिफाइन अ स्टोरेज स्ट्रक्चर कि क्या होना चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर कॉमन ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। या क्रक्स की बात करें तो क्रक्स इज के वी वांट टू सेपरेट द डाटा टाइप या कॉन्सेप्ट फ्रॉम इट्स इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम द कोडिंग। सही, अब ये ध्यान में रखें, ये मैं इसके ऊपर स्लो चल रहा हूँ, बेबी स्टेप्स लेके चल रहा हूँ। वो इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आई वांट कि वो जो 2 सेमेस्टर्स के अंदर आप लोगों को हमने बहुत ज्यादा एफर्ट करके, आप लोगों को एफर्ट करवा के हम यहाँ तक लेकर आए हैं कि आपको कोड लिखना आ गया, आपको प्रोग्रामिंग लिखनी आ गई। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि कोड नहीं लिखनी है, हम प्रोग्राम नहीं लिख रहे, हम पहले सोच रहे हैं कि क्या चीज हमें चाहिए, उसके बाद हम कोडिंग के लिए हम कहेंगे वो तो हर बंदे को आती है, ठीक है, हमारी डोमेन में सबको आती है, हर कोई कर लेगा। लेकिन अगर हम सोच ही गलत रखेंगे कि हमारा डिजाइन ही गलत है, तो जो भी प्रोग्रामिंग जितनी मर्जी अच्छे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कर लें, जितनी मर्जी जबरदस्त टूल यूज कर लें, या प्रोसीजरल कोई तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देते हैं, उन सारी चीजों का फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। वो चीज जो यूजर के फायदे की नहीं है वो इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए। तो हम पहले ये देख रहे हैं कि हमारी डाटा टाइप होनी क्या चाहिए, ठीक है। और एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारी डिस्कशन के दौरान आप ज़हन में रखें कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटायर सिस्टम। हम ऐसा नहीं बात करें कि हम पीआईए या किसी एयरलाइन के एक पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की आज बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे उनके किसी स्पेसिफिक एक सिनेरियो की, जिस सिनेरियो में हमें क्या बेहतरीन लगता है, क्योंकि हम एक डाटा स्ट्रक्चर की बात एक वक्त में करेंगे। सही, हम एक वक्त में एक डाटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की बात करेंगे। वो अगर बेस्ट वे में इम्प्लीमेंट होगी, उसका जो डिजाइन है वो एज एफिशिएंट एज पॉसिबल बना होगा, तो फिर अगर पूरे सिस्टम में इस तरह के बहुत सारी चीजें मिलकर काम करेंगी, तो डेफिनेटली आपका ओवरऑल सिस्टम भी एफिशिएंट हो जाएगा। तो हम पहले एक स्पेसिफिक सिनेरियो को देख के उसको एफिशिएंट बनाएंगे। अब वो बाकियों के साथ मिलके इसी तरह के बहुत से प्रॉब्लम हम और भी सॉल्व करेंगे, तो हमारा पूरा सिस्टम ही बेहतरीन बन जाएगा, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि जी एक जगह पे हमने लिंक लिस्ट लगाई थी,
एक जगह पे हमने स्टैक को चूज किया था, एक जगह पे हमने क्यू को चूज किया था। इसी एयरलाइन सिस्टम में किसी जगह पे हमने स्पेसिफिकली ट्रीज को यूज किया था। अब ये सारी चीजें हमने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज की। इवेंचुअली हमारा सिस्टम हर चीज फास्ट करने लगा। ठीक है, तो जो एट अ सर्टेन इंस्टेंस में बात करूंगा, एट अ सर्टेन एग्जांपल के थ्रू मैं कोई चीज समझा रहा हूँ, तो मैं किसी एक स्पेसिफिक सिनेरियो को एफिशिएंट बना रहा हूँ। अगर वो सिनेरियो एफिशिएंट हो जाएगा तो इस जैसे 10 सिनेरियोज और भी अगर हम इसी प्रोसेस के थ्रू, बेस्ट चॉइस के थ्रू बना लेते हैं, तो हमारा ओवरऑल सिस्टम भी बहुत अच्छा बना होगा। ठीक है, सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? यस और नो? कहना तो यस है आप सबने। अच्छा, ये आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि we'll have a high weightage quiz in the first week of the on campus classes। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशंस जो हम कर रहे हैं, इन ये सारी डिस्कशंस आपने बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाने, और जो लोग मे बी लेट भी ज्वाइन करते हैं या मे बी जो लोग बाद में बैठ के रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, वो इस रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुने, और फिर उसके बाद हम जब क्विज लेंगे तो assumption ये होगी कि आपने सारा कवर कर लिया, ताकि हम फिर आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है जी, अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, अब इसको थोड़ा सा कंक्रीट देख लेते हैं कि ये इवेंचुअली लीड करेगा हमारी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पे जब जो बात हो रही है वही हो रही है कि जब हम किसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कोड लिख देते हैं, ठीक है, जब तक हम डिजाइन बना रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट लिख रहे होते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। जब हम उसको इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि नाउ दिस इज अ डाटा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कोड हुआ है। तो जब आप इसको मजीद अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, तो आप ये कह सकते हैं कि C++ में STL के अंदर DQ के नाम से या डेक के नाम से एक डाटा स्ट्रक्चर मौजूद है। और अगर मैं उसकी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की बात करूं, जो कि हमने C++ में बिल्कुल नहीं की थी, याद है आपको? किसी को पता है कि डेक इंटरनली कैसे मैनेज हुई है? या किसी को याद हो कि मैंने डिस्कस किया हो ये चीज ग्रुप के कोर्स में? हमने हल्का सा आइडिया टच किया था कि इंटरनली ऐसे मैनेज हुआ होता है, इसलिए इस तरह के सिनेरियोज में यूज करें, इस तरह के सिनेरियोज में ना यूज करें। लेकिन जो उसका एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पूरी डेफिनेशन थी, एडीटी थी, हमने वो नहीं 100% डिस्कस की थी। हमने उसके डिफरेंट ऑपरेशंस डिस्कस किए थे, हमने उसको क्रिएट करना, उसको डिस्ट्रॉय करने का ऑपरेशन डिस्कस किया था, कैसे कॉल होता है, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जी हमने डिस्कस किया था। लेकिन हमने देखा था कि तकरीबन सारे ही डाटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट, डिलीट, सर्च, रीड, ये सारे कॉमन ऑपरेशन हर एक में थे। तो फिर हम एक की जगह दूसरा क्यों यूज करते हैं? तो एक की जगह दूसरा तब यूज किया जाता है जब हमें उसका एडीटी पता हो, हमें उसका कॉन्सेप्ट पता हो कि ये कैसे स्टोरेज इसके मेंटेन की हुई है, और स्टोरेज के ऊपर ये जो ऑपरेशन है, इनमें से कौन से ऑपरेशन पे फोकस करके उसकी इंप्लीमेंटेशन का एफिशिएंट बनाया है। ठीक है, तो इस कोर्स का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये कि किसी भी चीज की एडीटी आपको पता होनी चाहिए। जब मैं क्यू का लफ्ज यूज करूंगा तो आपको क्यू का में भी आइडिया जरूर है, लेकिन जब उसकी एडीटी डिस्कस करेंगे तो हम उसके स्टोरेज की एक एक बात डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ये ऐसे क्यों डिजाइन किया गया, ये पॉइंटर्स के थ्रू क्यों डिफाइन किया गया, और इसकी एक वेरिएशन एरेज के थ्रू भी क्यों अवेलेबल है। तो हमारे सारे डाटा स्ट्रक्चर्स, उनकी दो तरह की इंप्लीमेंटेशन, जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सारे डाटा, जब मैं डाटा स्ट्रक्चर का वर्ड यूज करूँ तो मैं कह रहा हूँ जो इम्प्लीमेंटेशन C++ में या पाइथन में लिखी हुई है। तो C++ में आप किसी एक चीज को ध्यान में रखें, आप कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ डाटा स्ट्रक्चर, तो मैं कह रहा हूँ वो क्लास जिसका नाम है DQ या डेक। सही है, तो अब उसके रेफरेंस से देखें, तो मैं कह रहा हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम सबसे पहले उनके एडीटी को डिस्कस करेंगे, और हर एडीटी दो तरह से डिस्कस होगी। एक, उसमें हम बात करेंगे कि अगर यही काम हम इसके कंटिगुअस स्टोरेज में करते तो कौन सा ऑपरेशन फास्ट हो रहा था, और अगर यही काम हम लिंक्ड स्ट्रक्चर में करेंगे तो कौन सा ऑपरेशन ज्यादा फास्ट। ठीक है जी, ये बात समझ आई? अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, नहीं लिंक लिस्ट तो सर हमने पढ़ी थी, इसमें तो पॉइंटर यूज होता है, एंड द एलिमेंट एंड द पॉइंटर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट्स टू द सेकंड एलिमेंट, एंड देन वी हैव अनदर पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन। हालांकि लिंक लिस्ट में भी हमारे पास एक्चुअली जो एडीटी है, एडीटी लिंक लिस्ट नहीं है, एडीटी का नाम है लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर हम फिर उसकी एक वेरिएशन पढ़ते हैं, लिंक लिस्ट, यानी कि पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन, और उसकी दूसरी वेरिएशन हम पढ़ते हैं कंटिगुअस वाली।
ठीक है, तो कंटिन्यूअस वे में भी हम अपना स्ट्रक्चर लिस्ट का बना सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारी इंसर्शन वगैरह फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो हमारा हर डाटा स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करेंगे, यानी कि एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन, तो उस इम्प्लीमेंटेशन में दो वेज होंगे, एक होगा कंटिन्यूअस, दूसरा होगा उसका लिंक्ड वे, ठीक है, तो पॉइंटर वाला वे। सही है, तो हम डिजाइन डिस्कस करेंगे जिससे हमें सारी इन्स एंड आउट्स परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंटेशन पे ले जाएंगे। जी एग्जैक्टली क्वेश्चन, एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी होगी हर चीज की, और पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी होगी हर डाटा स्ट्रक्चर जो हम बता रहे हैं, ठीक है। जब मतलब डाटा स्ट्रक्चर कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इम्प्लीमेंटेशन भी बता रहा हूँ, C++ की इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं लेक्चर्स पढ़ाऊंगा तो ये उसका स्टाइल आप ज़हन में रखिए, ये जो स्लाइड्स का सेट है ये इसलिए ही बनाया कि मैंने आपसे जो डिस्कशन है वो ओवरऑल हमारा जो कोर्स में जिस वे में हम पढ़ रहे होंगे चीज़ों को, वो ही होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज लिंक लिस्ट का टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो पहला एक उसका जो मे बी हाफ 50% ये है, थोड़ा सा कम कर लें, 35% तकरीबन 35% टाइम उस डाटा स्ट्रक्चर का हम पहले उसकी एडीटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडीटी डिस्कस करेंगे यानी कि मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा पहली बात तो ये है कि सिनेरियो क्या क्या है जहाँ पे ये चीज यूज हो रही है, फिर हम सिनेरियोज को पकड़ लेंगे तो वहां समझेंगे अच्छा जी अब हमारे पास स्टोरेज की मैकेनिज्म तो हमें पता है कि कोई भी लैंग्वेज सपोर्ट करती है कि आप एरे में डाटा स्टोर कर लें, ज्यादा सा डाटा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, या आप उसको एरे में स्टोर ना करें, आप उसको लिंक स्ट्रक्चर में या पॉइंटर बेस्ड स्ट्रक्चर में कर लें। अब जब आप कोसाइन पॉइंटर बेस्ड बात करें तो शायद अब C++ पे ज्यादा फोकस होगी, मैं जानबूझ के इसलिए पॉइंटर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, ऑल्दो हम इस कोर्स में C++ में ही कोडिंग कर रहे होंगे, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोर्स, तो हम यहाँ पे पॉइंटर का लफ्ज ना भी यूज करें, हम कीजिए लिंक्ड होगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो वो लिंक्ड किसी लैंग्वेज में किस तरीके से हो सकता होगा, किसी लैंग्वेज में किसी और तरीके से होता होगा, हम यहाँ पे C++ ही डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी जो नॉलेज बननी चाहिए वो ये बननी चाहिए कि हर काम, हर मेमोरी का ऑपरेशन दो तरह से हो सकता है, कंटिन्यूअस स्टोरेज ले लें, स्टोरेज ले लें, या आप उसमें लिंक्ड स्टोरेज ले लें, ठीक है जी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही ना, नोड्स का मतलब आप ठीक कह रहे हैं कुछ है कि जब आप नोड का वर्ड यूज करते हैं तो आप ठीक कह रहे हैं कि एक एलिमेंट एक जगह पे होगा, दूसरा जरूरी नहीं है कि उसके इमीडिएट नेक्स्ट लोकेशन पे कहीं भी हो सकता है, तो उनको आपस में कनेक्ट करने का कोई तरीका होना चाहिए, तो कनेक्टेड स्ट्रक्चर और कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। अच्छा अब यहाँ पे स्लाइड पे जो एग्जांपल दी हुई है वो एग्जांपल है फाइल स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर जब मैंने बात कर दी तो मैं इम्प्लीमेंटेशन पे आ गया, तो अब इम्प्लीमेंटेशन में एक एग्जांपल है फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर बेसिकली आप ये ना ज़हन में रखिए कि मैं हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, मतलब हार्ड डिस्क से कनेक्शन जरूर है लेकिन ये एक फिजिकल एलिमेंट नहीं है, ये एक डाटा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। फाइल स्ट्रक्चर इज अ डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि हमारे पास फाइल स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल आपने शायद लफ्ज सुना होगा फैट का, फैट फाइल स्ट्रक्चर है, या आपने सुना होगा NTFS फाइल स्ट्रक्चर है, या आपने सुना होगा कि आपके पास एक्सटेंडेड फाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फैट 32 भी होता है, फैट 16 भी होता था पहले, सही है। तो ये जो है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एडीटीज है, किसी कंपनी ने या किसी रिसर्चर ने या किसी साइंटिस्ट ने बैठ के ये डिसाइड किया कि अगर मैं हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर करने लगा हूँ तो वो जो स्टोरेज की ऐसे रैंडमली तो मैं फेंक नहीं सकता ना, कि बाद में मैं एक एक एलिमेंट के साथ चेक करूंगा कि कहाँ का एलिमेंट है, किस फाइल का पार्ट है। आप एक्चुअली एक पूरा का पूरा अपने पास मेमोरी के अंदर उसका मैप बना के रखते हैं, ठीक है। मैप, उसकी मैपिंग बना के रखते हैं, मैप का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, उसकी मैपिंग बना के रखते हैं कि मैंने कहाँ पे कौन सी फाइल स्टोर की थी, किस एड्रेस पे कौन सी फाइल स्टोर की थी, उस फाइल का अगला पार्ट किस जगह पे स्टोर किया था, उसका अगला पार्ट कहाँ पे स्टोर किया था, टोटल मेरी हार्ड डिस्क के ऊपर कितनी फाइल स्टोर है, ठीक है, सारी चीजें आपने। तो ये जो आपने चीज बना के अपने पास रखी थी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एक डाटा स्ट्रक्चर था, उस डाटा स्ट्रक्चर का नाम है फाइल स्ट्रक्चर। तो कंसेप्चुअल लेवल पे बात करें तो आप वो थ्योरी की बात करें कि अगर ऐसे बनाएं तो ये फायदा हो जाएगा, ऐसे बनाएं तो ये फायदा है, तो कंसेप्चुअली फैट इज अ एडीटी, NTFS इज एन एडीटी, ठीक हो गया। अब जब इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, कॉर्पोरेशंस ने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने इम्प्लीमेंट कर दिया NTFS को, बनाया भी उन्होंने था ऑफकोर्स, उसका एडीटी भी उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने जब उसको कोड कर दिया और विंडोज के साथ उसको शिप कर दिया तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन थी, इम्प्लीमेंटेशन वो डाटा स्ट्रक्चर था, एडीटी हो गया NTFS, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके जब माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में आ गई तो वो जो थी वो बन गई हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फाइल स्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर।
ठीक है। इस स्लाइड को वैसे कुछ टीचर डिफरेंट वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है इस बात में एक सेंस बनाइए, ठीक है। अगर आप किसी और सेक्शन की लेक्चर सुने, हो सकता है वो उसको डिफरेंट तरह से भी एक्सप्लेन करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से अभी मैंने एक्सप्लेन किया, दिस इज अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड व्हाट अ डाटा स्ट्रक्चर इज, ठीक है, एंड हाउ एन एडीटी इज रिलेटेड टू दैट डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन्स? चलिए जी, हुसैन मैं अकेला आपको नहीं पढ़ा रहा ना ठीक है, वेरी एक्टिव हुसैन। बाकी लोग भी प्लीज जागे जी। मैं नाम लेना शुरू करता हूँ, ठीक है जी, ठीक। मेरे पास भी बहुत से ट्रिक है। फैज जाग जो जी, अगला क्वेश्चन आपसे आना है, ठीक है। फैज मलिक 2194, आपने जागने अब, और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैं पूछूंगा आपने इसका आंसर करना, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा उसको समराइज डिफरेंट तरीके से एक पिक्चर बना के कर दिया। ये जो पिक्चर है बेसिकली वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था उसी को बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊपर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, तो बड़ा सा रेक्टेंगल है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि दिस इज अ डेटा। तो ये जो ऊपर वाला बड़ा रेक्टेंगल है, एरो आपको नजर आ रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर हमने एडीटी बनाई है, डाटा टाइप लिखा है ना, एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में एक छोटा रेक्टेंगल है जो कि बता रहा है कि इसमें स्टोरेज कैसे होगा, ठीक है। तो ये डाटा आइटम्स है ना, लॉजिकल वे, वो बता रहा है कि ये मे बी होल नंबर स्टोर होंगी, या मे बी यहाँ पे 10 सीट्स को रिजर्व करने के लिए कुछ स्टोरेज होना चाहिए। तो ये वो एक्सप्लेन किया कि स्टोरेज कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड पे इसके ऑपरेशंस भी लिख दिए कि इसमें सर्च का ऑपरेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, इसमें एक्सेस का ऑपरेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। आपने कहा सही है। अब ये जो ऊपर वाली रेक्टेंगल है, दिस बिकम्स एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। इसको मैंने जब इंप्लीमेंट कर लिया ये नीचे वाले एरो पे, यहाँ पे मैंने इसका डाटा स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर बना लिया, तो फैज आप बताएं इसका मतलब क्या है, चेंज क्या आई? ऊपर वाली रेक्टेंगल में हमने ना एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया, एरो के बाद नीचे वाले रेक्टेंगल में क्या एक्सप्लेन हुआ, कुछ बता सकते हैं? यहाँ पे देखने में लग रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर बना, तो एक्चुअली हुआ क्या है इसमें? एग्जैक्टली exactly. इसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि इंप्लीमेंट करने का मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आएगी, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली चीज आएगी लैंग्वेज। हमने सी प्लस प्लस में कोड लिखा, और अगर कंटिगुअस स्टोरेज थी तो हमने एरे बनाई। अगर कंटिगुअस स्टोरेज हमारे पास यूजर से इनपुट लेने के बाद बनती है तो हमने डायनेमिक एरे बनाई। सही हो गया। और उसके बाद हमने उसके ऊपर जो ऑपरेशंस थे वो भी इंप्लीमेंट कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे हमने मे बी उनका अब कह सकते हैं कोई बेस क्लास बना दी, उसमें हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिए, जो भी है, ठीक है, ताकि हमारा ये जो डाटा स्ट्रक्चर है ये किसी भी टाइप के डाटा के लिए चल जाए, ठीक है। तो जहाँ पे एसटीएल की बात आ रही थी कि हमारे पास जेनेरिक क्लासेस थी, वो आप यहाँ पे सोच सकते हैं जब आप इम्प्लीमेंटेशन पे जा रहे हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट हम एडीटी का डिस्कस कर रहे हैं, इसका जेनेरिक कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है। हम इनफैक्ट जितने भी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और लैब में शायद आपने देख भी लिया होगा, अभी आप जो फर्स्ट लैब कर रहे हैं, कि आप जो भी चीज इंप्लीमेंट करेंगे आप एब्स्ट्रैक्ट यानी सॉरी जेनेरिक इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज नहीं देता, आप वहां पे जेनेरिक इंप्लीमेंटेशन सी प्लस प्लस में करेंगे, ठीक है। आप टेम्पलेट्स यूज करेंगे, और जब आप टेम्पलेट्स यूज करेंगे तो आपकी जो इंप्लीमेंटेशन होगी वो किसी भी डाटा टाइप के लिए चल जाएगी, यानी कि किसी भी टाइप के एलिमेंट के लिए चल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा कि हमें किस तरह की स्टोरेज चाहिए, एलिमेंट चाहे कैरेक्टर्स की हैं, चाहे इंटीजर्स की हैं, चाहे स्ट्रिंग स्टोर करें, लेकिन आपको कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं, उनके लिए कंटिन्यूअस या लिंक स्टोरेज ले रहे हैं, और उसके बाद उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें, ये आपको एडीटी में पता चलेगा। जी काशिफ, आप ठीक कह रहे हैं, एडीटी इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस सोल्यूशन, कि हमने क्या करना है, किस तरह की मेमोरी लानी है, और उसके बाद जब इसको कोड करेंगे तो आपको उस तरह की मेमोरी बनाने के लिए न्यू यूज करना है, या आपको वो लैंग्वेज स्पेसिफिकली खुद ही से मेमोरी आपको प्रोवाइड कर देती है डायनेमिकली, तो वो सारी चीजें आपकी लैंग्वेज चेंज करेगी। तो कोडिंग अलहदा होगी हमारे डिजाइन से। और हमारा लेक्चर भी आगे आगे जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे इसी तरह से होंगे कि पहले हम डिस्कस करेंगे उस स्पेसिफिक जो हमारा जो हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं डाटा स्ट्रक्चर, उसका पहले हम एडीटी डिस्कस करेंगे। ये हमारा तकरीबन 35% ऑफ दी इंटायर, मतलब अगर मैंने 3 आवर्स में एक डाटा स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करना है तो मे बी मैं उसका 1 घंटा उसका सिर्फ एडीटी आपसे डिस्कस करूंगा, और बाकी 2 घंटे आपसे फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसका डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा, यानी कि कोड भी मैं डिस्कस करूंगा सी प्लस प्लस का।
अच्छा, मैंने एक और चीज भी यहाँ पे डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, लास्ट जो दूसरा सेक्शन है आपका सेक्शन बी, उसके साथ कि आपके साथ कोड डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में, ठीक है। हालांकि एडीटी डिस्कस कर देना इज मोर देन इनफ, लेकिन फास्ट के अंदर हम आपसे स्पेसिफिकली इसका कोड भी डिस्कस करते हैं कि अब आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि स्टोरेज ऐसी होनी चाहिए, उसके ऊपर ये ऑपरेशन बनाने, और अगर हम ऑपरेशन ये वाला फास्ट करना चाहते हैं तो कैसे होगा। लेकिन हम आपसे सी प्लस प्लस का कोड भी तकरीबन सारे डाटा स्ट्रक्चर्स का शेयर भी करेंगे और क्लास के अंदर डिस्कस भी करेंगे, और आपसे कुछ जगहों पे एग्जाम के अंदर भी मे बी लिखवा लें या पूछ लें, ठीक है, ड्राई रन करवा लें, ठीक है। लेकिन ये करने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि जैसे अभी हमने फास्ट के एडमिशन हुए मास्टर्स के लिए, ठीक है, मास्टर्स के जो एडमिशन हुए, तो मास्टर्स में तो जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने कंप्यूटर साइंस पहले से पढ़ी होती है, लेकिन उनकी पढ़ने का तरीका बहुत डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट तरह से पढ़ाया जाता है। तो हम जो पढ़ाते हैं, हम लोग साथ उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्कस करते हैं, और जब इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है आपको वाकई, क्योंकि आपने खुद भी कोडिंग की हुई है पहले से, तो यू एग्जैक्टली नो कि ये जब हमने कॉन्सेप्ट में बात की थी किसी चीज की, तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होना चाहिए। तो अब आप एग्जैक्टली जान सकते हैं कि जब मैं कह रहा था कि लिंक स्ट्रक्चर है, तो आपने वाकई सी प्लस प्लस के अंदर उसका पॉइंटर बनाया है, तो आपको नजर भी आ गया, अच्छा लिंक का मतलब ये था, ठीक है। तो होता क्या है, मैं जब एमएस की एग्जांपल दे रहा था कि अभी अभी मैं, हमारे जो एचओडी उनकी ईमेल एमएस के स्टूडेंट्स को गई थी एकेडमिक्स ऑफिस की तरफ से, कि जितने भी स्टूडेंट्स एमएस के एडमिट हुए हैं इस बार यूनिवर्सिटी में, उन सारे स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन वाले दिन ही उनका एक टेस्ट होगा, जो कि उनकी कोर कोर जो उनकी कंप्यूटर साइंस नॉलेज है उसको चेक कर रहा होगा। अब आप ये चेक करें कि डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, कि उसके जितने भी कंटेंट्स लिखे थे उस ईमेल में जो एमएस के स्टूडेंट्स को की गई थी, वो सारे के सारे आप समझ लें कि शायद आपका ये जो एक डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स है, इस कोर्स के पहले वीक्स में भी, पहले थर्ड वीक से लेकर सो ऑन आपके 14th या 15th वीक तक के सारे कंटेंट्स, यानी कि आप लोग उनसे ज्यादा पढ़े हैं इस एक कोर्स के अंदर, ठीक है। तो उस एडमिशन के बाद जो उनका पहला टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट में जो चीजें हम उनसे चेक कर रहे हैं, वो सारे का सारा डाटा स्ट्रक्चर की मे बी 10 to 12 वीक का कंटेंट है। एग्जैक्टली वही पेश करके उन्हें दिया कि आपने ये रिवाइज करके आना है, इसमें से हम आपसे टेस्ट लेंगे, और अगर आपने टेस्ट पास किया तो हम एज्यूम करेंगे कि आपको प्रोग्रामिंग दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम आपको दो चीजें सजेस्ट करेंगे, मतलब वैसे तो यूनिवर्सिटी अब एक चीज सजेस्ट करती, पहले दो चीजें सजेस्ट करती थी। अगर किसी बंदे ने बिल्कुल ही बीएस की डिग्री कंप्यूटर साइंस में नहीं की हुई, तो वो ऊप का कोर्स या डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स एग्जैक्टली बीएस के स्टूडेंट्स के साथ बैठ के दोबारा पढ़ता था। अभी हम लोगों ने ये किया है कि हम उसमें इस डाटा स्ट्रक्चर की क्लास में तो उनको इनवाइट नहीं करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आपके लिए एक स्पेशल एमएस की क्लास होगी, जिसमें हम अप्लाइड प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ाएंगे, जिसका कंटेंट क्या होगा, पीएफ ऊप एंड डाटा स्ट्रक्चर मिक्स में भी पहले 5 लेक्चर्स, पहले 5 वीक्स जो है वो पीएफ पढ़ाएंगे, अगले 5 वीक्स में ऊप को कवर कर देंगे सारा का सारा, और आखिरी 5 वीक्स में डाटा स्ट्रक्चर्स को कवर कर देंगे, ठीक है। और एंड यू गाइस आर लकी के जिनको हम बीएस लेवल पे ही इतना नॉलेज इम्पार्ट कर देते हैं डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में, कि आप कहीं भी जाएंगे, ये कोर नॉलेज समझा जाता है कंप्यूटर साइंस का। आपको पहले ही पता होगा कि एग्जैक्टली जब हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी की कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस में, तो उसका मतलब क्या है, जब हम बात कर रहे हैं स्टोरेज में एफिशिएंसी की, तो उसका मतलब क्या है, इसको कैसे कोड करना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कैसे होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे इस कोर्स का भी पार्ट ये होगा कि एक लेक्चर कंसेप्चुअल डिस्कशन और मे बी 2 लेक्चर्स इम्प्लीमेंटेशन डिस्कशन। ये मैं आवर्स में कह रहा हूँ, तो टोटल 3 आवर्स में ये सारा काम अगर हो रहा है, तो उसका 1 आवर कंसेप्चुअल, 2 आवर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऐसे ही चलेंगे आगे भी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं थोड़ा सा यूज टू होने के लिए। वो जो फ्लाइट रिजर्वेशन वाली बात की थी, उस प्रॉब्लम को पूरा लिस्ट डाउन कर लेते हैं। यही जो आपके सामने भी नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल सॉरी मैं नाम ढूंढना चाह रहा हूँ, सैफुल्ला, मोहम्मद सैफुल्ला। आप बताएंगे ये स्लाइड पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये आप जो लिखा हुआ है, अगर आप इसको कहें कि ये फ्लाइट रिजर्वेशन की क्या क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं। सैफुल्ला जाग जाए। अच्छा जी, जी एग्जैक्टली स्टार्ट में एजीटी की स्टोरेज डिस्कस हुई है सबसे पहली लाइन में। सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है कि वी नीड
अ फ्लाइट रिजर्वेशन विद 10 सीट्स। तो ये स्टोरेज बता रहा है कि 10 सीट्स की स्टोरेज चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट लाइन पे बता रहा है ऑपरेशंस, ठीक है सैफुल, आपने बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे ऑपरेशंस बता रहा है, तो ऑपरेशंस में लिस्ट अवेलेबल सीट्स एंड रिजर्व सीट। तो ये दोनों चीजें जो बनी मिला के दिस इज नाउ एन एडीटी। पहली लाइन पे सीट्स का पूरा काउंट बता दिया, और दूसरी लाइन पे और उसके बाद लिस्ट में उसके दो ऑपरेशंस बता दिए। तो यहां तक हमने एडीटी डिस्कस किया था अपने प्रॉब्लम का। अब जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आए, जो कि ऑफ कोर्स हम बड़ी डिटेल में करना चाहते हैं हर चीज की, तो इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास दो चीजें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन 10 सीट्स के लिए कैसे कैसे हो सकती है, कोई वॉलंटियर बताए, कोई बंदा वॉलंटियर करे कि ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। ठीक है, तलाल ने कह दिया कि हमारे पास एरे हो सकती है कि 10 सीट्स हैं तो एक एरे बना दें, वेरिएबल्स की एरे नहीं, मतलब एरे का वर्ड खुद ही इस चीज को कवर करता है ना, कि अगर मेरे पास 10 सीट्स हैं तो मुझे एक एरे बनानी है, ठीक है। लेकिन इसकी एक बहुत बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ये भी हो सकती थी कि मैं कहता 10 इंडिविजुअल वेरिएबल्स ही बना लूं, 10 इंडिविजुअल वेरिएबल्स बना लूं, एक वेरिएबल का नाम रख दूं सीट 1, दूसरे का नाम बना दूं सीट 2, तीसरे का नाम बना दूं सीट 3, इस तरह मेरे पास 10 वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक हो गया। तो अगर मैं 10 इंडिविजुअल वेरिएबल्स बना लेता हूं, तो अब कोई बंदा अगर ये वॉलंटियर करना चाहे ये बताने के लिए कि ऑपरेशन है लिस्ट द अवेलेबल सीट्स एंड रिजर्व a seat that is available, ये दो ऑपरेशंस के लिए ये वेरिएबल किस टाइप के होने चाहिए। हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सी प्लस प्लस में आप बता सकते हैं किस टाइप के होने चाहिए। ठीक है जी, सारी दुनिया ने बोल दिया बूल टाइप के होने चाहिए कि 10 वेरिएबल्स, अगर इनके ऊपर ऑपरेशन सिर्फ ये कि चेक करें कि ये सीट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, और दूसरा काम ये कि अगर अवेलेबल है तो इसको रिजर्व कर दें, यानी कि इसका स्टेटस चेंज कर दें फ्रॉम अवेलेबल टू रिजर्व कर दें। तो डेफिनेटली नजर आ रहा है सबको कि ये दो स्टेट्स की बात हो रही है कि हर सीट का वेरिएबल, जैसे सीट नंबर 1 एक वेरिएबल का नाम है, तो सीट नंबर 1 या तो अवेलेबल हो सकती है या अनअवेलेबल हो सकती है। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन दैट वी नीड फॉर दिस सिस्टम, ठीक है। तो ये बूलियन हो सकती है। क्वेश्चन जब आप इंट की बात करेंगे सी प्लस प्लस में, ये तो बहुत सारे काम कर सकते हैं ना इंट, तो ये तो स्पेस भी ज्यादा लेगा, और ये सिर्फ अवेलेबल और अनअवेलेबल की जगह और भी बहुत सारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमने बिल्कुल इतना ही बनाना है कि लिस्ट करें अवेलेबल सीट को, रिजर्व कर दें अवेलेबल सीट को, तो उस काम के लिए शायद दो स्टेट्स ही बहुत हैं जो कि कम स्पेस में भी बन सकते हैं, तो बूलियन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्लाइड्स में बना हुआ है उसमें इसको एक कैरेक्टर के तौर पर कह दिया, तो कैरेक्टर भी तो 1 बाइट ही लेता है हमारा ना, कैरेक्टर भी 1 बाइट लेता है, बूलियन भी 1 बाइट लेता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है हमारे पास कैरेक्टर के थ्रू, ठीक है। सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ऑपरेशंस का डिजाइन, दोनों ऑपरेशंस को लिखा कि अभी इम्प्लीमेंटेशन आ गई ना यहाँ पे। पिछली स्लाइड पे हम एडीटी डिस्कस कर चुके थे, अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करें। तो ये वो वे है जिस वे में हम अपने लेक्चर्स को चलाएंगे आगे। पहले एडीटी डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएंगे। तो अभी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखे लिस्ट अवेलेबल सीट्स। तो अगर देखें 10 वेरिएबल्स कैसे यूज हो रहे हैं, बहुत सारे इफ एल्स लगे हुए हैं। सीट 1 इज इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, कैरेक्टर है तो एम्प्टी को चेक किया, बूलियन होता तो मे बी हमने रखा था कि अगर अवेलेबल है तो 0, और अगर ऑक्यूपाइड है तो 1, रिजर्व्ड है तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टर के लिए स्पेस से कंपेयर किया हुआ है, तो स्पेस मींस कि सीट इज, मतलब स्पेस का वर्ड उसको जरा क्लोजली शायद रेफर भी कर देता है कि स्पेस एम्प्टी है, स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो स्पेस अवेलेबल है तो हमने कह दिया जी कि अगर सीट नंबर 1 अवेलेबल है तो डिस्प्ले 1, फिर चेक किया सीट नंबर 2 अवेलेबल है तो डिस्प्ले 2। तो जब ये पूरी की पूरी रूटीन चलेगी तो हमारे पास जो जो सीट अवेलेबल होगी उसका नाम डिस्प्ले हो जाएगा, उसका नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट अवेलेबल सीट हो गया। दूसरे साइड पे जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वो लिखा है रिजर्व सीट, ठीक है जी। तो रिजर्व सीट में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि इनिशियली आपने सीट रिजर्व नहीं किया तो जो डन है उसको आप कर दें फॉल्स। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे डन कोई वेरिएबल है बोलिए, ठीक है। उसके बाद आपने कहा जी कि चेक करें सीट 1 अगर अवेलेबल है तो यूजर से को मैसेज प्रिंट करें कि डू यू वांट सीट नंबर 1। तो अगर वो यस कर दे तो उसका स्टेटस चेंज करके स्पेस की जगह एक्स कर दें, क्रॉस कर दें कि ये सीट क्रॉस होगी, ये सीट यूज हो गई, और उसके बाद सेट कर दें डन को ट्रू। डन का वेरिएबल शायद इसलिए है कि इवेंचुअली आप आखिर में अगर डन ट्रू नहीं है
डन के अंदर फॉल्स ही पड़ा हुआ है तो आप एक मे बी एक्सक्यूज का मैसेज दिखा दें कि देयर आर नो सीट्स अवेलेबल फॉर दिस ऑपरेशन। सही है, तो ये इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो सकती थी। तो ये 10 वेरिएबल से भी हो सकता था। जो आपने दूसरा सोल्यूशन बताया था वो ये था कि हम एरे ऑफ वेरिएबल भी बना सकते हैं। ठीक है जी, कि हम एरे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जब एरे बना दी हमने 10 सीट्स के लिए, तो वो एरे है बुलियंस की या कैरेक्टर्स की। दोबारा कोई बंदा इसमें फायदा बता दे या नुकसान बता दे। तो फायदा या नुकसान तो होगा ना? स्पेस कम हाँ अब जी जी। स्पेस कम ले रहा है ये। अरे अच्छा, सभी आप कह रहे हैं स्पेस कम ले रहे हैं, एक्सप्लेन करें कैसे स्पेस कम ले रहे हैं। सर, अगर वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा बनेंगे तो स्पेस ज़्यादा ही साइन कहाँ पे स्पेस ज्यादा बनेगी? 10 बुलियन कितनी स्पेस लेंगे? बताएगा। सर, 10 आप बाइट्स। अलग अलग वेरिएबल्स बना हाँ ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स हैं वेरिएबल लेकिन ज़्यादा 10 बनाना। वेरिएबल 10 बाइट्स ही लेंगे ना। जी सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वेरिएबल बनाना अच्छी प्रैक्टिस है। नहीं नहीं, मैं प्रैक्टिस की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ 10 सीट्स का है। अभी हम 50 या 1000 सीट्स पे नहीं गए, हम सिर्फ 10 सीट्स की बात करते हैं। 10 सीट्स के अंदर 10 वेरिएबल से भी काम चल सकता है। एरे बनाने का फायदा मंद है नहीं है, क्या है? फायदेमंद है मेरे ख्याल से। ठीक है, फायदा लेकिन इस टर्म्स में नहीं है कि स्पेस बचेगी, या इस टर्म्स में नहीं है कि पता नहीं एरे एफिशिएंटली एक्सेस कर लेगी। एरे की एक्सेस करने में भी पूरा का पूरा एड्रेस जनरेट करना पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं कि हम एरे के इंडेक्स पे जाने के लिए एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं। वेरिएबल में भी जब आप वेरिएबल का नाम लेते हैं तो उसके अगेंस्ट उसका एड्रेस रीड किया जाता है कि ये एड्रेस यहाँ पे है। ठीक है, आपके सिस्टम में पड़ा होता है, आपकी प्रोग्राम की मेमोरी में पड़ा होता है कि वेरिएबल कहाँ कहाँ बना हुआ है। सही है, तो आपको दोनों के लिए एक ही ऑपरेशन करके आप डायरेक्टली उस वेरिएबल की मेमोरी में पहुंच जाएंगे, उस मेमोरी में जाके डाटा रीड हो जाएगा। तो दोनों एक ही जितने एफिशिएंट है, दोनों एक ही जितनी स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, तो फायदा क्या है? ठीक है, तो अब मैं उन लोगों के आंसर्स पढ़ता हूँ जिन्होंने चैट में पेस्ट किए। तो काफी सारे आंसर्स हैं। ट्रेवर्सिंग एरे इज इजियर, ठीक है, देखते हैं। सर्च बेहतर होगी, कैसे बेहतर होगी? लेट्स सी। लेस टाइम कंजम्पशन, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ही जितना टाइम लगेगा, दोनों में एड्रेस ट्रांसलेट करना पड़ेगा। वेरिएबल का एड्रेस आपकी प्रोग्राम की मेमोरी में खुद पड़ा होगा और एरे का बेस एड्रेस पड़ा होगा, वहां से ट्रांसलेट करके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। एरे का नाम भी तो एड्रेस है ना, वही एड्रेस रीड किया, एक स्टेप हो गया, इतनी देर में आपको वेरिएबल का एड्रेस मिल जाता था, है ना। तो एड्रेस ट्रांसलेशन एरे में करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, बेस एड्रेस से आगे जाने के लिए। अच्छा, चेक करना आसान होगा। आसानी क्या है? लफ्ज सारी ये कह रही इजियर, आसान। आसान है क्या? टाइम तो कम नहीं लग रहा। तलाल आपकी बात में कह रहा हूँ, टाइम कम नहीं लग रहा। महमूद की बात, महमूद अमजद की, कि लेस टाइम कंज्यूम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेस सेम होगी बिल्कुल, टाइम कम कंज्यूम नहीं होगा। फाइज आपकी बात। क्वेश्चन के हम सीक्वेंस बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, खूबसूरत लगता है। मतलब 10 वेरिएबल्स हैं, अगर आप एक प्रोग्राम की मेमोरी में भी बनाएंगे और एक साथ ही लिखे होंगे डिक्लेयर करते हुए सी प्लस प्लस में, तो मेरा ख्याल है वो कंटिगुअस ही बनेंगे सारे के सारे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे ने कहा लूप से टाइम कम लगेगा, एरे पर लूप लगा लेंगे। अच्छा जी, तो टाइम तो बिल्कुल कम नहीं लगेगा। टाइम तो उतना ही लगेगा कि अगर आपने 10 एलिमेंट्स में सर्च करना है तो 10 एलिमेंट्स में अभी भी सर्च करना है। ठीक है, टाइम कहीं पे कम नहीं लग रहा। ठीक है, अगली लाइन को मैं भी स्किप कर देता हूँ, मैं बाकी लोगों का क्वेश्चन पहले आंसर देख लूँ, क्योंकि अगली लाइन असल में आंसर है। एरे ट्रेवर्स कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर लूप, कैन यूज ओनली वन इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ऑपरेशंस माइट गेट इजियर लाइक वी कैन यूटिलाइज द इंडेक्स एटसेट्रा। चेक करना, ठीक है जी। तो सर्चिंग बार बार नहीं होगी। if seat 5 is available or rest are occupied, then we have to search again from 1 to 5। नहीं, ये तो हर केस में होगा, आपको नहीं पता कौन सी सीट ऑक्यूपाइड है अनलेस कि आप उस सीट को जाके चेक करें कि उस पे एक्स लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो इसका आंसर है वो हमारा आपने जो लिखा है और नीचे फिर कुछ और बच्चों ने भी लिखा है कि हमारा कोड जो लिखना है वो इम्प्रूव हो जाएगा। कि जब एरे होगी तो हमें बार बार इफ एल्स नहीं लिखना होगा, हमने सिर्फ एक लूप लगा देनी है और वही कोड आपका इंडेक्स बेस्ड चलता जाएगा। एक्सेस उतने ही एलिमेंट होंगे, उतना ही टाइम एक्सेस करने में भी लगेगा सारे एलिमेंट्स को। लेकिन जब एक प्रोग्रामर या एक कोडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोड लिख रहे होंगे तो वो कोड आपका छोटा हो जाएगा।
या आखिरी पॉइंट उस्मान आपका भी बिल्कुल ठीक है कि कोड की रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, इनके कोड छोटी हो जाएगी। काशिफ एरे ट्रेवर्स कर सकते हैं यूजिंग अ फॉर लूप, ठीक हो गया। कैन यूज ऑन, बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा था, ये आपने भी कहा था, ठीक है, मैंने बीच में कुछ स्किप कर दिए थे, तो ये बात ठीक थी। इनफैक्ट जब आप बात कर रहे थे तो नीचे कमेंट आया था, मैं उस पर चला गया था। आपकी बात ठीक है कि एरे ट्रेवर्स करते हुए आपको लूप लगानी पड़ेगी, जो कि बेहतर तरीका है, जो कि अच्छा तरीका, ठीक है, ये नाराज नहीं होना काशिफ आप। तो एक्चुअली मैंने ये लिखा था कि नीचे, मैंने जब बोला था कि हमारे ने आंसर दिया है, तो मैंने कहा था नीचे भी कुछ लोगों ने यही आंसर दिया है, जो कि अच्छी बात है। फिर बीच में जो जो आंसर नहीं थे, मैं उनको एक्चुअली फोकस करना चाह रहा था ज्यादा, ताकि वो एक डिफरेंट वे से सोचने का अंदाज बताता है ना बंदे का, तो आप उसको क्लियर करते हैं कि ये सोचने का अंदाज में ये मसला है। जो ठीक आंसर दे रहे हैं उनको मैंने सबको एक जगह पे लिस्ट कर दिया था, लेकिन अब मैं नाम भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो काशिफ ने, हमाद ने ठीक कहा था, शेरजिल ने भी तकरीबन ऐसी ही बात की थी। उसके बाद ठीक है, उस्मान मलिक ने रीडेबिलिटी की बात की, जो कि ऑफकोर्स प्रोग्रामिंग का बेहतर तरीके से होना है, ठीक है। तो ये कुछ बच्चों ने ठीक बात की थी, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो ओवरऑल कोड पे ऐसे बन जाएगा कि अगर लिस्ट अवेलेबल सीट करना है तो एक लूप लगाएंगे और इफ लगा देंगे वेरिएबल के साथ इंडेक्स लगा के, ठीक है। तो इंडेक्स पे जब सर्च कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स अगर आप चेक करें तो लूप उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है। अगर नंबर ऑफ टाइम्स चेक करें तो सीट नंबर 0 से लेकर सीट नंबर 9 तक, या सीट नंबर 1 से लेकर सीट नंबर 10 तक करना चाहिए था। तो आपका सारी की सारी सीट्स को चेक किए जा रहे हैं, और तभी सारी सीट्स में से जो अवेलेबल है वो डिस्प्ले होगी। दूसरे रिजर्व सीट के अंदर अगर आप देखें तो आप 1 बाय 1 सीट नंबर जो है उसको चेक करते हैं कि वो ऑक्यूपाइड तो नहीं है। अगर ऑक्यूपाइड है तो आप उसको नेक्स्ट पे चले जाते हैं कि दिस सीट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, अदरवाइज आप उसको रिजर्व कर देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली लूप इसलिए लिखी हुई कि यहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं कि कौन सी सीट उसने रिजर्व करनी है। अगर हम इसी कोड को पुराने वाली उसके मुताबिक बनाएं, हम एक लूप लगा देंगे और लूप लगा के हम उसको हर सीट नंबर पे जाके उसका स्टेटस चेक करके मैसेज दिखाएंगे कि दिस सीट इज अवेलेबल, डू यू वांट टू रिजर्व दिस सीट। अगर वो यस करते हैं तो हम रिजर्व कर देंगे, अगर वो यस नहीं कहता है तो हम उसको नेक्स्ट सीट दिखाएंगे कि दिस सीट इज आल्सो अवेलेबल इफ यू वांट दिस सीट और नॉट, ठीक है। तो हम ये वही वाला कोड यहाँ पे लूप लगा के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हमने एडीटी डिस्कस की थी पहली स्लाइड पे, उसके बाद अभी हम उसके दो डिफरेंट वेज से इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करें, जो कि एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो दो डिफरेंट प्रोग्रामर दो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ले आएंगे। एक बंदे का कोड लिखना आसान है, दूसरे बंदे का कोड लिखना मुश्किल है, लेकिन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सोल्यूशन हमारा काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सही हो गया जी, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो ओवरऑल अब समरी ये होगी कि हमें पता चल गया कि हमने दो चीजें एब्स्ट्रैक्ट डाटा एलिमेंट बताई, स्पेस कैसे बनेगी और हमने उसके बेसिक ऑपरेशंस बता दिए। जब ये बता दिए तो फिर हम उसकी पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम जो आपने अभी तक डाटा टाइप प्रिमिटिव पढ़ी हुई है उनको एक दो को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप और लिंक क्लियर कर लें कि एडीटी कैसे डिफाइन होगा, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे डिफाइन होगी। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप में सबसे पहले बूलियन डाटा टाइप की बात करते हैं। तो ये बूलियन डाटा टाइप की एडीटी डिफाइन होना शुरू हो रही है। तो अगर आप देखें तो जो पहली लाइन है, अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से बनाई हुई है। तो जो फर्स्ट लाइन है, इट शोज के व्हाट शुड बी द स्टोरेज। द स्टोरेज should be something like it can store two possible states, either true or false। तो ये स्टोरेज से रिलेटेड एक लाइन है, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑपरेशंस लिखे हुए हैं कि एंड और एंड नॉट ऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा, अब किसी को एंड और नॉट ऑपरेशन का ना पता हो तो फिर उसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे बूलियन में ये तीन टेबल्स हैं। पहला टेबल एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब दोनों वन होंगे वेरिएबल्स तो वन आंसर आना चाहिए, अदरवाइज हर दफा जीरो आना चाहिए। और दूसरे टेबल में लिखा हुआ है कि जब दोनों जीरो होंगे तो जीरो आना चाहिए, वरना आंसर हमेशा वन होगा। तो ये और ऑपरेशन है। और तीसरा टेबल जो छोटा सा उसमें नॉट लिखा हुआ है। तो ये अगर जो स्लाइड है, यही स्लाइड के ऊपर जो कुछ लिखा है, ये उठा के आप किसी भी प्रोग्रामर को बता दें कि दिस इज द एडीटी ऑफ बूलियन डाटा टाइप, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बूलियन। तो किसी भी लैंग्वेज में कोड करेगा, रिजल्ट अगर यही आ रहे हैं तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक होगी। डिफरेंट तरह से लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई पता नहीं बिट वाइज ऑपरेशंस करके कर सकते हैं। मे बी कुछ लोग इसको अगर वेरिएबल है तो मे बी इसके ऊपर कोई और ऑपरेशन करने की कोशिश करें, वन बाय वन इफ एल्स लगा के करने की कोशिश करें।
सही है। तो इम्प्लीमेंटेशन वेरी कर सकती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डेफिनेशन एक ही है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम कैरेक्टर डाटा की बात करें तो कैरेक्टर डाटा के अंदर हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर डाटा के लिए हम ASCII टेबल भी बता सकते हैं लोगों को कि दिस इज द स्टोरेज ऑफ दिस डाटा टाइप, ठीक है। एंड यूनिकोड के लिए हम उसका थोड़ा सा डिफरेंट, उसका भी टेबल ही होता है, लेकिन वो टेबल भी हम दिखा सकते हैं जो कि बहुत बड़ी स्पेस को कवर करता है, बहुत बड़े कॉम्बिनेशंस को कवर करता है, ठीक है। तो हम ASCII या यूनिकोड की जब बात करते हैं तो हम बेसिकली पहले बात करते हैं उनके स्टोरेज की कि ये कितने बाइट्स का होगा और कौन सी बाइट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, तो वहां से स्टोरेज आ गई। और उसके बाद जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब इसके ऊपर ऑपरेशंस क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनफैक्ट वर्ड लिखे UTF-16, ये UTF-16 से ज्यादा भी होता है, ठीक है। UTF-64 और हर चीज की होती है यूनिकोड में ना, ठीक है। तो हम यूनिकोड में बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट कोड्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन है कि कैरेक्टर में क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, डाटा शायद स्टोर हो सकता है, कंपेयर हो सकता है एक दूसरे के साथ, और इनफैक्ट एडिशन भी हो सकती है, जो कि ऑफ कोर्स पॉसिबल तो है, लेकिन उसका फायदा कितना है ये लोग मतलब मे बी डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजंस हो सकते हैं, तो ये बेसिक ऑपरेशंस भी है। हमारे पास ये कैरेक्टर की जो हमारे पास ओवरऑल एडीटी है वो ऐसे होगी। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते थे कि एडीटी के बाद अगर C++ में बात करें तो C++ में जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज कैर, ठीक है, CHAR, ठीक हो गया। और अगर आप यूनिकोड की बात कर रहे हैं तो W का CHAR, वाइट कैरेक्टर, ठीक है, ये भी है। उसमें डिफरेंट वेरिएशन भी होती हैं, वाइट कैरेक्टर 16, 32 एंड 64 सारी उसमें होती है, ठीक है। यूज ऑफ न्यूमेरिक कोड्स, आप मेरे से क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इनका फायदा क्या है। देखिए टेबल जो है ASCII टेबल क्या है, 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना, उसको कोड कह रही है कि 00 किस कैरेक्टर का कोड है, ठीक है। 0001 जो है मतलब सारे के सारे जीरो के बाद एक 1, ये किस कैरेक्टर का कोड है। तो वो जो टेबल में लिखा हुआ है ASCII में कि 0 कौन सा कैरेक्टर है, 1 कौन सा कैरेक्टर है, 2 कौन सा कैरेक्टर है, 65 कैपिटल ए है, 92 स्मॉल ए है, तो ये उस कोड की बात हो रही है, ठीक है। 965 इज द न्यूमेरिक कोड फॉर कैपिटल, ठीक है जी। तो ये उसकी बात हो रही है, तो ये उसकी स्टोरेज डिफाइन करें कि हमने पॉसिबली अगर ASCII की बात करें तो हमने 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्टोर करने, तो इसको सोचते हुए हमने कह दिया 1 बाइट इज इनफ फॉर स्टोरेज। और उसके बाद जब उसके ऑपरेशंस की बात हुई तो हमने कहा अच्छा चलिए ये ऑपरेशंस इस बाइट के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं, चलिए ये उनको डिफाइन कर लें। इम्प्लीमेंटेशन में C++ में कैरेक्टर यानी कि CHAR ये डाटा टाइप अवेलेबल है, और यूनिकोड के लिए आप कह सकते हैं वाइट कैरेक्टर W_CHAR ये अवेलेबल है, ठीक है जी। तो लेट्स मूव, हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप भी है, ये उसकी एडीटी लिखी हुई है कि इसमें नॉन नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ सकते हैं। तो अगर नॉन नेगेटिव्स हैं, ये टूज कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, आपने DLD के कोर्स में पढ़ा होगा और आपने हमने PF में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम सिंपल डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फिर हमें पता है कि ये जो डाटा है जिसको होल नंबर्स कह रहे हैं उनकी एक रेंज भी होती है जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। तो वो रेंज हमने डिफाइन कर ली, तो उस रेंज के मुताबिक हमें पता चल गया कि हमें ये रिप्रेजेंटेशन है ये 4 बाइट लॉन्ग होनी चाहिए या 2 बाइट लॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने मेमोरी डिस्कस कर ली। फिर हमने कहा अच्छा नेगेटिव नंबर्स भी तो इसमें होते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए फिर हमने इसकी टेक्निक जो बनाई वो थी टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या था कि जितने भी नंबर्स जो कि जीरो, जितने भी कोड्स जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं जिनका लेफ्ट मोस्ट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो जीरो है, वो सारे के सारे कोड्स जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स की हैं। उसके बाद अगर हमारा जो लेफ्ट मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है, तो जो रिप्रेजेंटेशन जो कोड बना हुआ है ये किसी नेगेटिव नंबर के। और अगर इसे रीड करना है तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका ये है कि सारी की सारी नेगेटिव का साइन लिख लें। अगर पहली बिट को 1 देखें तो नेगेटिव का साइन तो आ गया उस नंबर के अगेंस्ट, और फिर सारी बिट्स को इन्वर्ट कर दें, जहां 1 है वहां 0 कर दें, जहां 0 है वहां पे 1 कर दें, और इन्वर्ट करने के बाद आप एक +1 दोबारा से कर दें, ठीक है। इन्वर्ट करना इज 1's कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद जब आप उसको
+1 कर देते हैं तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो अब जो रिप्रेजेंटेशन बन गई, उस रिप्रेजेंटेशन को डेसिमल में कन्वर्ट करें, जो भी नंबर बना वो नेगेटिव साइन के साथ। दिस इज हाउ वी यूज होल नंबर्स और स्टोर होल नंबर्स। तो ये स्टोरेज डिस्कस होगी। उसके बाद इसके जो ऑपरेशंस थे वो ऑपरेशंस क्या थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। ये सारे ऑपरेशन इसमें अवेलेबल है आपके पास, ठीक है जी। तो ये हमने एडीटी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम C++ में इंट डाटा टाइप डिस्कस नहीं कर रहे, हम पाइथन के अंदर कोई न्यूमेरिक डाटा टाइप डिस्कस नहीं कर रहे, हम एडीटी डिस्कस करें। तो एडीटी में उसका स्टोरेज कैसे होगा और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस क्या होंगे। यहाँ पे जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लिखा हुआ है, 4 ऑपरेशन C++ में हो सकता है इसके लिए। इनफैक्ट C++ में इसके लिए आपके पास ऑपरेटर्स ओवरलोडेड है। तो आप प्लस का साइन लिखते हैं तो एडिशन हो जाती है, माइनस का साइन लिखते हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाती है एंड सो ऑन। तो इम्प्लीमेंटेशन से सेपरेट कर दिया हमने एडीटी को, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क, otherwise that's it for today. सर जो हमने लैंग्वेज यूज करनी है वो C++ ही है, रिस्ट्रिक्टेड है हम C++ के लिए, यानी कि जो आगे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स करने हैं हमने सारे? जी ऐसा ही है। डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में आप लोग अभी C++ पे ही कोड करेंगे। रीजन बीइंग कि अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती भी है तो मेजोरिटी को कोई C++ के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। तो हम C++ पे ही रहेंगे। उससे थोड़ा सा फायदा ये हो जाएगा क्योंकि ये दोबारा जब आप इसकी असाइनमेंट्स करेंगे तो सारी प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स होंगी। जब असाइनमेंट सारी की सारी ही प्रोग्रामिंग है तो उनको चेक करने के लिए हमें थोड़ा सा एफिशिएंट वे बनाना होता है। तो हम एक ही लैंग्वेज में रहें तो उससे आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट एक तरह से ही बन रहे होंगे और दूसरे एंगल से इवेल्युएट करना भी हमारे लिए बिल्कुल एक यूनिफॉर्म इवेल्युएशन बन जाएगी। हाँ, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स के बाद उसके बाद आप लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मतलब असाइनमेंट्स में भी हो जाएंगे। रीजन बीइंग कि शायद स्टूडेंट्स इलेक्टिव कोर्सेज जब ले रहे होते हैं तो वो वैसे ही डिस्पर्स हो जाते हैं डिफरेंट सेक्शंस में, तो ग्रुप भी बहुत छोटा सा होता है। तो आप एक एक असाइनमेंट चाहे डिफरेंट लैंग्वेज में भी हो तो भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन वो टीचर टू टीचर वेरी करते हैं क्योंकि टीचर आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक लैंग्वेज ही यूज करनी है क्योंकि असाइनमेंट ही उसी से रिलेटेड है और कहीं पे आपको इंडिपेंडेंस दी जा सकती है कि आप किसी तरह भी कर सकते हैं। यूजुअली मैं जब कर रहा था मेरा जो एक्सपीरियंस था स्टडीज का, तो मैंने ये किया था कि यहाँ तक तो हमने C++ ही यूज की थी, लेकिन जब हम गए थे एल्गोरिथम्स के कोर्स में, तो एल्गोरिथम्स के कोर्स में हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी करनी थी एक दो एल्गोरिथम्स की। तो मैंने उसकी 3 इम्प्लीमेंटेशन करके एक ही असाइनमेंट सबमिट कराई थी, हालांकि एक रिक्वायर्ड थी। तो मैंने C++ में भी की थी, C# में भी की थी, जावा में भी की थी। जावा में नहीं की थी, विजुअल बेसिक में की थी। तो इस तरह 3-4 लैंग्वेजेस में करके मैंने एक ही असाइनमेंट सबमिट कराई थी, ठीक है। तो मतलब वो फिर आपके पास इंडिपेंडेंस इस कोर्स के बाद आ जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि चलें क्योंकि पूरा बैच अवेलेबल है, एवेल्युएशन एक ही में टेस्ट हो जाए तो वो बेहतर रहता है। अदरवाइज आप चाहें तो इसमें भी कर सकते थे। एज अ टीचर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया, वरना डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में हम लैंग्वेज इंडिपेंडेंस ही रखते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, ji, if there are no more questions, then that's it for today. Thank you for joining. इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एरे डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।